हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे IATF 16949 के इंटरव्यू क्वेश्चंस। यदि आप सभी लोग किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हो और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं इंटरव्यू देते हो, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे IATF रिलेटेड। आप सारी चीज़ों की तैयारियां तो कर लेते हो, लेकिन IATF रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपके पसीने छूट जाते हैं। आप सोचते हो कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, यूट्यूब की वीडियो ढूंढते हो, बहुत सारे पन्ने पलटते हो, लेकिन आपको वो सटीक क्वेश्चंस और उसके सटीक आंसर नहीं मिलते। आपको आज आसान भाषा में सिर्फ वो 3 क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर इंटरव्यू में आपसे तो पूछे जाएंगे। यदि आप IATF को क्रैक करना है तो ये 3 क्वेश्चन को जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ IATF 16949। देखिए, हम IATF 16949 के डिटेल क्लास वाइज वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड वो 3 क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। 4-5 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये 3 तो जरूर होंगे। और इस 3 का यदि जवाब आपने दे दिया तो आपको दोबारा IATF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सामने वाला इंटरव्यूअर आपके इन 3 क्वेश्चंस के ही जवाब से इतना इंप्रेस हो जाएगा, वो समझ लेगा कि आपने रियल में पढ़ाई कर रखी है, रियल में काम कर रखा है और रियल में आप स्टैंडर्ड को समझते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IATF का प्रिंसिपल क्या है। अभी देखते हैं क्या कि हर स्टैंडर्ड अपना उसका एक पर्पस होता है, प्रिंसिपल होता है। यदि आपकी कंपनी IATF को अपने पास सर्टिफाइड कर दी है कि IATF सर्टिफिकेशन को हम कन्वे कर रहे हैं, तो IATF के प्रिंसिपल को उसे फॉलो करना पड़ेगा। IATF के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम ये 7 प्रिंसिपल जो IATF 16949 के हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहला जो QMS के 7 प्रिंसिपल है उसमें से सबसे पहले आता है कस्टमर फोकस। देखिए, कस्टमर फोकस जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रिंसिपल है IATF का है। कस्टमर फोकस मतलब कि कस्टमर ओरिएंटेड हमें काम करना है। कस्टमर जो रिक्वायरमेंट दे रहा है वो पहला है, कस्टमर जो हमें से करने को कह रहा है वो पहला है, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारा सबसे मौलिक कर्तव्य है किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनी के लिए। कस्टमर खुश है, कस्टमर को कैसे खुश कर सकते हैं? सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट दे करके, दूसरा ऑन टाइम डिलीवरी दे करके, और तीसरा सस्ता प्रोडक्ट दे करके। ये 3 तरीके से हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इन तीनों तरीके को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ये 3 तरीके से होगा: सस्ता माल, अच्छा माल और ऑन समय पे माल देना। ये हमारा मेन कस्टमर सेटिस्फाई करने के पॉइंट्स हैं। तो कस्टमर फोकस रखना है, मतलब इन तीनों पॉइंट को सबसे पहले हमें अच्छा करना है: ऑन टाइम डिलीवरी, गुड क्वालिटी और लो कॉस्ट। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट जो हमारा है वो लीडरशिप। स्टैंडर्ड कहता है कि आपको कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए जो 3 सूत्र आपने अभी जाने, उन तीनों सूत्र को आपको लीडरशिप लेना पड़ेगा। मतलब किसी ना किसी को अपना वो अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि चलो ठीक है, मैं जो हूँ मैं डिलीवरी के तरफ से कस्टमर को संतुष्ट करके रहूंगा, मैं जो हूं मैं क्वालिटी की तरफ से कस्टमर को संतुष्ट करके रहूंगा, मैं जो हूं मैं कस्टमर को कम कॉस्ट में माल देकर के संतुष्ट करूंगा। तो ये 3 आदमी जो है वो 3 टॉपिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अब इसी 3 टॉपिक को करने के लिए और भी सारे ऑब्जेक्टिव होंगे जिनको अलग अलग चीज़ों तरीके से बांट दिया जाएगा, जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन या डेली वर्क मैनेजमेंट कहते हैं। इस तरीके से कोई एक इंचार्ज होता है और उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं वो सारे लोगों में बट जाते हैं। इसी तरीके से हम लीडरशिप अप्रोच कहता है कि आपको यदि कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए कस्टमर फोकस रहना है, तो उसके लिए आपको लीडरशिप करना पड़ेगा। देन स्टैंडर्ड कहता है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। अभी ये कहता है कि स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि यदि आपको IATF अपने कंपनी में इन्वॉल्व करना है तो आपको एंगेजमेंट ऑफ पीपल बढ़ाना होगा। कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए जो एक्टिविटी है, सपोज कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमें भेजना है कस्टमर तक, तो कोई एक मैनेजर तो नहीं करेगा, कोई एक डिपार्टमेंट HOD तो नहीं करेगा, उसके नीचे हर वो आदमी, शॉप फ्लोर पे ऑपरेटर, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, हर कोई को अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा जिससे कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। तो वो कहता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब किसी काम को, किसी गोल को, टारगेट, किसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हम सारे लोगों को एक जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा, टीम एफर्ट करना पड़ेगा। एक गोल को मीट करने के लिए हमें सबके साथ मिलकर के टीम एफर्ट के साथ वो काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। जब हम उस काम को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट के थ्रू हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जो चौथा प्रिंसिपल है, प्रोसेस अप्रोच। अभी हमें क्या करना है कि कस्टमर के जो अप्रोच है, मैनेजमेंट का जो हमारा टारगेट है और कस्टमर का जो हमारा गोल है, उस चीज को मीट करने के लिए हमने पहले क्या किया? लीडरशिप किया। फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब सारे लोगों का
हमारा एफर्ट चाहिए उस काम को करने के लिए। देन हमारा क्या चाहिए, प्रोसेस अप्रोच। हमें प्रोसेस अप्रोच रखना है, मतलब कि हमें जो मॉनिटरिंग करनी है डेटा की, हमें जो ध्यान रखना है काम का, हमें प्रोसेस वाइज लीडरशिप डिफाइन करनी है, हमें प्रोसेस वाइज टीम वर्क करना पड़ेगा, हमें प्रोसेस वाइज टीम को डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज वर्क को साइड करना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज मॉनिटरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप समझिए, प्रोसेस अप्रोच का कहने का मतलब यह है कि आपको प्रोसेस वाइज डेटा मॉनिटरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज रिसोर्स देने पड़ेंगे, प्रोसेस वाइज आपको लीडरशिप डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज काम डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज मटेरियल मूवमेंट डिसाइड करने पड़ेंगे, प्रोसेस वाइज आपके रिसोर्स रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपको स्किल, प्रोसेस वाइज स्किल। तो मतलब ये नहीं है, आप समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कि एक वेल्डर है तो वो स्किल्ड पर्सन है, और एक मटेरियल हैंडलर है वो लो स्किल्ड पर्सन है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंपनी में ना हम S1 ग्रेड के बंदे भर दें, मतलब S1 ग्रेड मतलब लो ग्रेड के बंदे भर दें, और वही वेल्डिंग भी कर लेगा, वही ब्रेजिंग भी कर लेगा, और वही टीचिंग, रोबोट टीचिंग भी कर लेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें प्रोसेस अप्रोच रखना पड़ेगा, मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स देना पड़ेगा, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमारा हैंडलिंग होगा, और प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही लीडरशिप डिफाइंड होगा। आप समझ गए होंगे चौथा हमारा अप्रोच क्या है। देन है एविडेंस बेस्ड डिसीजन। अभी आप समझते हैं कि PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, इसमें क्या करते हैं, हम कोई काम को प्लान कर रहे हैं, डू कर रहे हैं, फिर उसके काम को चेक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देन हम कुछ एक्शन ले रहे हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड IATF 16949 भी है, वो भी प्लान डू चेक एक्ट के बेस पे बना हुआ है, डेमलिंग साइकिल के बेस पे बना हुआ है। तो अभी आप समझेंगे कि हमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी कंपनी में यदि आप IATF कंप्लायंस प्लांट हो तो आपको जो डिसीजन लेना है, किसी भी चीज का डिसीजन लेना है, वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेना है, डेटा बेस्ड डिसीजन लेना है। यदि आपके पास डेटा नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप जापानीज कल्चर में खूब ज्यादा प्रचलित जो है, आप जानते होंगे, गेम्बा। गेम्बा मतलब क्या होता है, गो टू द एक्चुअल प्लेस, सी द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड टेक नेसेसरी एक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई पर्सन आया और वो आपको रिपोर्ट करता है कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है लाइन के शॉप फ्लोर पे, तो आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड उसे डिसीजन देते हो कि जाओ ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। बट ऐसा करने से और खराब हो जाता है, या कुछ और इंपैक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पे आती है। तो इसलिए हमें क्या, डिसीजन बेस्ड, डेटा बेस्ड डिसीजन देना होगा। मतलब कि हमें उसे बोलना पड़ेगा कि आपकी करंट पोजीशन डेटा की क्या है, वो डेटा हमें दिखाइए, एनालाइज कीजिए, गेम्बा कीजिए, देन डिसीजन लीजिए, तो आपका जो एक्यूरेट एक्शन होगा और डिफेक्टिव पार्ट नहीं बनेंगे। देन उसके बाद जो 6 है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। देखिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमारा QMS का स्टैंडर्ड है IATF 16949, वो कहता है कि हमें जो इंप्रूवमेंट करनी है ना, प्लान डू चेक एक्ट, और एक्ट जो है हमारा इंप्रूवमेंट है, मतलब कि कोई डेटा हमने डिसाइड लिया, डेटा बेस्ड हमने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के हमने इंप्रूवमेंट किया, डेटा बेस्ड डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के हमने कुछ उस पर एनालिसिस करके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, और उस कंक्लूजन पे हमने एक्शन लिया, तो वो उसको हम इंप्रूवमेंट करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि आप डेटा बेस्ड डिसीजन लीजिए, उससे कंक्लूजन कर करके एनालिसिस तक पहुंचिए, उस पर कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन पे आप एक्शन भी लीजिए, और एक्शन लेकर के आप उस पर सस्टेन कीजिए, एंड देन उससे फिर डेटा ड्राइव कीजिए, और फिर फर्दर एक्शन लीजिए। मतलब कि आपको पहले इंप्रूवमेंट करनी है, सस्टेन करना है, फिर इंप्रूवमेंट करनी है, फिर सस्टेन करना है। तो इस तरीके से इसको, इस इंप्रूवमेंट को, इंप्रूवमेंट सस्टेन, इंप्रूवमेंट सस्टेन, इंप्रूवमेंट सस्टेन, इसको हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कहते हैं। देन उसके बाद है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा IATF 16949 में जो क्लॉज 4 है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो 4.2 है, वो क्या कहता है, वो कहता है अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। और यहाँ पे स्टैंडर्ड का कहना है कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो फर्स्ट पार्टी भी है, सेकेंड पार्टी भी है, और थर्ड पार्टी भी है, और फोर्थ पार्टी भी है। जैसे कि प्लांट में जो कस्टमर है वो भी आपका इंटरेस्टेड पार्टीज है, प्लांट के जो अपने इंप्लॉय हैं वो भी स्टैंडर्ड पार्टीज है, प्लांट में जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, सपोर्ट प्रोवाइडर हैं, रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, सप्लायर हैं, वेंडर्स हैं, वो सारे भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। आपके कंपनी के आसपास बिहाइंड में रहने वाले भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। उन सबके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आपकी कंपनी के लिए क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उसको एक जगह पे लिखना है, और उसको लिखने के बाद वो आइडेंटिफाई करना है कि वो आपके लिए उस पॉइंट में से रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है। रिस्क है तो उसको मिटिगेट करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी है तो उसको आधे हाथों लेकर के क्लोज करना पड़ेगा, और अपने प्लांट को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वही कहता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब आप अपने सारे इंटरेस्टेड पार्टीज के सारे नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में बाइफरगेट करके उस पर एक्शन लेंगे, तो आपका जो इंटरेस्टेड पार्टीज होगा वो आपसे संतुष्ट होगा, और आपके कस्टमर के जो गोल है उसको पाने में, उसको अचीव करने में आसानी होगी, और इसी को कहेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आपने अभी क्या जाना, अभी आपने जाना 7 QMS प्रिंसिपल्स। 7 QMS प्रिंसिपल्स मैंने आपको आसान तरीके से समझाया, जो आपको हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो IATF 16949 का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था 7 QMS प्रिंसिपल्स, जो आपको मैंने बताया। देन उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सारे इंटरव्यू में, वो होता है आपका
कि व्हाट आर न्यू रिक्वायरमेंट्स इन IATF 16949। देखिए लास्ट में जो ISO-TS था 16949 और अभी जो IATF 16949 हो गया 2016 में चेंज हुआ। अभी 2023 में भी लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं हो गए हैं कि उसमें क्या क्या न्यू रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन इंटरव्यू में आपको इंप्रेस करने के लिए अपने इंटरव्यूअर को आपको ये जवाब आनी चाहिए। यदि उसके एक क्वेश्चन का आपने सटीक जवाब दे दिया तो इंटरव्यूअर समझेगा कि आप अवेयर हो, आपने सही तरीके से स्टैंडर्ड को समझा है और सही तरीके से आप अपने एरिया में QMS को इंप्लीमेंट रखते हो। तो हम कुछ आपको ब्रीफ बताएंगे, कुछ क्लॉज नंबर बताएंगे, क्लॉज वाइज आपको डिटेल बताएंगे और आप इससे ज्यादा डिटेल जानने के लिए स्टैंडर्ड में हमारे बताए गए क्लॉज नंबर पे जाकर के उसके डिटेल को जान सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लॉज नंबर 4 में जो बिल्कुल ही नया क्लॉज है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या संदर्भ है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्या चाहता है, किसको बेचेगा, क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा और उससे लोगों को क्या दिक्कतें होंगी, क्या फायदे होंगे। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसी क्लॉज 4 में 4.1 कहता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन और उसके कॉन्टेक्स्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने आपको बताया। देन 4.2 में कहता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, आपके जो इंटरेस्टेड पार्टीज है जैसा मैंने आपको बताया उनके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद रहता है हमारा 4.3.2 कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मतलब यह कहता है कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को उनको मीट करना ही करना है, लेकिन कस्टमर फोकस जो हमने बताया आपको उसमें कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर की क्वालिटी मैनुअल में दिए गए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं और कस्टमर के साथ जब स्पेक मीटिंग करते हैं पार्ट डेवलपमेंट के टाइम पे उस समय भी कुछ रिक्वायरमेंट बताए गए होते हैं, वो सारे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो मतलब कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड IATF 16949 की जो रिक्वायरमेंट है उसके इतर भी हमें कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पहले प्रायोरिटी देते हुए उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। ये नई रिक्वायरमेंट्स हमने IATF 16949 में जाना है। देन हम यदि क्लॉज 5 की बात करते हैं तो क्लॉज 5 में हमारा क्लॉज नंबर 5.1.1.1 उसमें लिखी हुई है कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी, मतलब यह कहता है कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी में कि यदि इस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करना है शॉप फ्लोर में डाउन लेवल तक यदि अवेयरनेस करानी है तो इसमें मैनेजमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, गाइडेंस देनी पड़ेगी, देन ओनली यह स्टैंडर्ड जो है वो इंप्लीमेंट हो पाएगा। देन उसके बाद कहता है कि क्लॉज में 5.1.3 इसमें दिखाया गया है प्रोसेस ओनर, मतलब कि पहले रिक्वायरमेंट थी एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की जो ये स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट को अपने एरिया में अपने प्लांट में इंप्लीमेंट कराता था और इंप्लीमेंट अवेयर कराता था, लोगों को सिखाता था। और जब कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होती थी, कस्टमर ऑडिट होती थी, उस समय मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने एरिया का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करे थर्ड पार्टी और मैनेजमेंट के सामने। बट अभी यह क्या कहता है स्टैंडर्ड कि एक प्रोसेस ओनर जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने एरिया के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी या मैनेजमेंट के सामने। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो एक ऑप्शनल केस है, किसी में प्लांट में रखना है या नहीं रखना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स अभी नहीं है। देन उसी के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा क्लॉज नंबर 6.1.2.1 में रिस्क बेस्ड थिंकिंग, रिस्क एनालिसिस, यदि अभी क्या कहता है प्लांट कि आपको कि जितने भी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आपने आइडेंटिफाई किया है उसमें रिस्क एनालिसिस करना है, मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी और जो रिस्क है वो देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट में कौन सा रिस्क है, कौन सा अपॉर्चुनिटी है और उसको मिटिगेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके हर प्रोसेसेस में आपको रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसको मिटिगेट करना पड़ेगा। देन क्लॉज नंबर 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, इस रिसोर्स क्लॉज में यह कहता है 7.1.6 में कि ऑर्गेनाइजेशन हर पोस्ट, हर क्रिटिकल पोस्ट पे जो वो लर्निंग करता है एम्प्लॉय, उसके लर्निंग को सेव करके रखे, ताकि यदि वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, लेफ्ट हो जाता है, तो उसने जो सीखा था वो नए सिरे से किसी क्वालिटी प्रोडक्ट पे हावी ना हो जाए, किसी सर्विस पे प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके नॉलेज को रिटेन किया जाए और नए एम्प्लॉय को कन्वे किया जाए। उसके लिए हर एम्प्लॉय जो क्रिटिकल पोजीशन पे है या हायर पोजीशन पे है उसके नॉलेज को रिटेन किया जाए। देन अब बात आती है क्लॉज नंबर 7.2.4 जिसमें कहता है सेकेंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। अभी एक स्टैंडर्ड का कहना है कि जो सेकेंड पार्टी ऑडिट हम करते हैं
उसमें ऑडिटर की कंपेटेंसी बहुत क्रिटिकल मानी जाती है कि ऑडिटर जो सेकंड पार्टी ऑडिट कर रहा है, किसी सप्लायर को जस्टिफाई कर रहा है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, वो ऑडिटर भी कंपिटेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऑडिटर कंपिटेंस नहीं है और सप्लायर को क्वालिफाई कर दे और सप्लायर गलत क्वालिटी प्रोडक्ट दे करके हमारे प्रोडक्शन को हैम्पर करे और हम भी गलत प्रोडक्ट बना करके कस्टमर के प्रोडक्शन को हैम्पर करें और कस्टमर को हम असंतुष्ट करें। तो ये सारा चेन है। तो हम यदि जनरेशन पे अटैक करेंगे, कंपिटेंसी चेक करेंगे यदि सेकंड पार्टी ऑडिटर का, तो हमें वहां से सही चीज निकलेगा और हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट इंप्रूव होगा। देन होता है हमारा क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 8 में बहुत सारे चेंजेस हैं, आप डिटेल स्टैंडर्ड में भी जाके पढ़ सकते हैं। मैं क्वालिटी के क्लॉज बताऊंगा और सारे बताऊंगा। 8.3.2.3 इसमें बोलता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट विथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। अभी जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के दायरे में आता था वो हमारा मशीन आता था, मैन मशीन मटेरियल मेथड आता था। लेकिन अब से मैन मशीन मटेरियल मेथड के अलावा जिस सॉफ्टवेयर से वो प्रोडक्ट बन रहा है या जिस सॉफ्टवेयर से हेल्प से वो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के दायरे में आएंगे। उसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके भी पैरामीटर होंगे, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी चेकिंग की और उसकी भी ऑडिटेबल होगी। देन हम बात करते हैं 8.4.1.1 में कंट्रोल ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड टू कस्टमर। अब कस्टमर को हम यदि कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं, उस रिलेटेड सारी चीजों को कंट्रोल करना है, चाहे वो कैसी भी चीज रहे, चाहे वो सर्विस रहे, प्रोडक्ट रहे, रिलेटेड कोई भी चीज है जिससे उससे रिलेट कर रही है, कंसर्न कर रही है, तो उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। देन है 8.4.2.4 इसमें बोलता है सेकेंड पार्टी ऑडिट। सेकेंड पार्टी ऑडिट करने का जो क्राइटेरिया है, कैसे करेंगे, क्या प्लान बनेगा, ऑडिटर की क्या कॉम्पिटेंसी होगी, कितने दिन में रिपोर्ट जनरेट होगा। कुछ चीजें पुरानी थी, कुछ चीजें इसमें नहीं ऐड किया हुआ है, डिटेल आप स्टैंडर्ड में पढ़ लीजिए। देन है 8.4.2.5 सप्लायर डेवलपमेंट। ये भी एक नया पॉइंट है और ये सप्लायर डेवलपमेंट का जो नया पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सप्लायर के एंड पे भी कैसे चेक करेंगे। जैसे कि सप्लायर का कंटीजेंसी प्लान भी हमें चेक करना है, सप्लायर के हमारे जो कंटीजेंसी प्लान है उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी चेक करना है। सप्लायर के जो सप्लायर है वो वहां पे ऑडिट कर रहा है कि नहीं, वहां की इनकमिंग क्वालिटी वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सप्लायर के जो लीगल कंप्लाइंसेस है वो वेरीफाई हो रहे कि नहीं हो रहा है। सप्लायर के जो फायर कंप्लाइंसेस है वो वेरीफाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। और सप्लायर के जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज है वो वेरीफाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, वो भी हमारे सप्लायर डेवलपमेंट ऑडिट में चेक करना पड़ेगा। देन है 8.5.1.4 ये एक नया पॉइंट है जिसमें वेरिफिकेशन आफ्टर शटडाउन। शटडाउन में आप सभी जानते हैं 1 वीक या 2 वीक की शटडाउन होती है जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं। उसमें हम मशीन की ओवरऑलिंग करते हैं, ओवरऑलिंग से हमारे मशीन में कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट में इंपैक्ट ना करे और कस्टमर तक जाकर के इंपैक्ट ना करे, वारंटी इंपैक्ट ना हो। इसके लिए हमें प्रोएक्टिव होकर करके शटडाउन के बाद एक्टिविटी में हमें चेक करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सभी मैन मशीन मटेरियल मेथड की और उसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो मैनेजमेंट को और कस्टमर को देनी होगी। देन है 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस। अभी हम जानते हैं मैन मशीन मटेरियल मेथड जो हमारा फिक्स करके हम चेंज कर देते हैं। यदि हमारे डेवलपमेंट के टाइम पे किसी पार्ट का मैन मशीन मटेरियल मेथड फिक्स हो जाता है, उसमें कोई चेंज हो सकता है तो उसको हम फौरन चेंज करते हैं। लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड कहता है कंट्रोल ऑफ चेंजेस। कंट्रोल ऑफ चेंजेस इट मींस ये कि आपके जो सप्लायर चेंजेस हो रहा है, मैनेजमेंट में कोई चेंज हो रहा है, लाइन की लोकेशन में चेंज हो रहा है, सप्लायर के लोकेशन में चेंज हो रहा है, हमारे प्रोसेस में चेंज हो रहा है, हमारे कस्टमर में चेंज हो रहा है, हमारा कस्टमर एड ऑन हो रहा है, रिमूव हो रहा है, सप्लायर एड ऑन रिमूव हो रहा है, ये सारी चेंजेस जो है आपको नोटिफाई करनी होगी, कस्टमर को आइडेंटिफाई करनी होगी, एनालाइज करनी होगी, उस पर एक्शन लेना होगा और उसे रिकॉर्ड रखना होगा। देन नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एलसी प्रोडक्ट। मतलब कि आपके हर एरिया में, चाहे वो इनकमिंग स्टेज हो, प्रोसेस स्टेज हो, बीओपी स्टेज हो, डब्ल्यूआईपी स्टेज हो, असेंबली स्टेज हो, फाइनल स्टेज हो, कहीं पे भी यदि आपका नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट बनता है तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, उसकी रिवर्क कैसा होगा, उसका रिपेयर कैसा होगा, उसको कैसे रिपेयर या रिवर्क करेंगे, उसको कौन ऑथराइज करेगा और उसको कैसे ट्रेसेबल करेंगे और उसको कैसे कस्टमर एंड तक हम बताएंगे, नोटिफाई करेंगे, वो सारी चीजें के हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। देन हमारा हो जाता है पार्ट 8.7.1.7 कंट्रोल एंड डिस्पोजिशन ऑफ एनसी प्रोडक्ट। हमें सेम बात करनी थी, हम रिवर्क एंड रिपेयर की बात किए। ठीक उसी तरीके से यदि हमारा एनसी प्रोडक्ट आता है तो उसे डिस्पोज भी करना होता है, स्क्रैप भी करना होता है, तो उसकी भी हम पॉलिसी बनाएंगे। कभी कोई हजार्डस स्क्रैप होते हैं, कोई हजार्डस
केमिकल होता है उसे भी हमें डिस्पोज करना है। तो उन सब चीज़ों की पॉलिसी बनाएंगे, स्क्रैप की पॉलिसी बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे क्लॉज 10 में है वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम। यदि हमारा प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिंग बन रहा है, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए एंड यूजर जो लास्ट में जो यूज कर रहा है व्हीकल, उस व्हीकल में वारंटी क्लेम ना आ जाए, उसको वहां तक इंश्योर करने के लिए हमें प्रोएक्टिव टेस्टिंग करना पड़ेगा, रेगुलर मटेरियल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सर्विसेज की रिवैलिडेशन करने पड़ेंगे, ताकि हमारा कोई वारंटी डिफेक्ट ना आए। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ IATF हमने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन बताया व्हाट आर न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ IATF 16949। ये सारे न्यू रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताए, डिटेल में आप अपने स्टैंडर्ड में जाकर के पढ़ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्लॉज वाइज डॉक्यूमेंटेशन इन प्लांट। आपके प्लांट में क्लॉज वाइज क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे, मैं आपको लिटिल बता देता हूं, यहां ब्रीफ करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं हम क्लॉज 4 में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। क्लॉज 4 में जैसा कि आप जानते हैं, पहला है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा बनाना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज होगी, उनके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें मिटिगेट करना पड़ेगा और ईयरली रिव्यू करना पड़ेगा। ये है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड चीजें बनानी होंगी। देन हमारा क्लॉज 4 में ही है हमारा कि क्लॉज 4 में हमें प्रोसेस ओनर डिफाइन करना पड़ेगा। क्लॉज 4 में ही हमारा स्कोप ऑफ QMS, मतलब जो प्रोसेस का स्कोप है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो 4 चीजें क्लॉज 4 में देख लिया कि डिफाइन करनी पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारा वो जो डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। देन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोसेस ओनर, देन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका क्लॉज। देन हम बात करेंगे कि क्लॉज 5 में हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा। क्लॉज 5 में हमें डिफाइन करना पड़ेगा लीडरशिप, मतलब कि हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी। किसकी? कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। दूसरा JD डिफाइन करना पड़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। तीसरा DWM डिफाइन करना पड़ेगा। चौथा कि शिपमेंट रोकने के लिए क्वालिटी हेड के DWM में ऐड करना पड़ेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी एक न्यू पॉइंट है IATF 16949 में, वो भी ऐड करना पड़ेगा। देन हमें बनानी पड़ेगी क्या, क्वालिटी पॉलिसी। देन हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। और क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए हमें KRA सेट करना पड़ेगा और उस KRA के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। ये हो गई हमारी लीडरशिप क्लॉज में हमारा। देन हमारा क्लॉज आता है 6। क्लॉज 6 में हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्लॉज 6 हमारा क्या है, प्लानिंग फेज में आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क एनालिसिस करनी पड़ेगी, FMEA करना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन का काम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रूमेंटेशन का प्लान करना पड़ेगा और हमारे जिग फिक्सर का प्लान करना पड़ेगा, मेंटेनेंस इक्विपमेंट का प्लान करना पड़ेगा। ये सारी चीजें का हमारे प्लानिंग करनी पड़ेगी क्लॉज 6 में। देन हमें क्लॉज 7 में क्या करना पड़ेगा, क्लॉज 7 में हमें क्या चाहिए, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें का रिसोर्स चाहिए। और रिसोर्स जो चाहिए वो कैसा चाहिए, कैपेबल रिसोर्स चाहिए, उसकी कंपिटेंसी जानना चाहिए, उसके जो रिसोर्स रहेगा उसके अवेयरनेस, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोसेस चाहिए और उसके एंगेजमेंट के लिए, उसकी एम्पावरमेंट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास रिसोर्स और प्रोसेसेस चाहिए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का, देन रिसोर्स की चेकिंग की, रिसोर्स चेकिंग की एबिलिटी चाहिए। जैसे कि हमारा मास्टर लिस्ट होता है, जैसे कि हमारा स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट होती है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीजें क्लॉज 7 में होगी। देन क्लॉज 8 है ऑपरेशन। क्लॉज 8 ऑपरेशन में हमने सारी जो प्लानिंग करी है वो प्लानिंग को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा और हमारी डेटा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव करना पड़ेगा, ऑडिट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो ये सारी चीजें करने के बाद हम डेटा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और डेटा मॉनिटरिंग करने के बाद हमें क्या करेंगे, प्लान डू चेक। तो डेटा चेक कर लिया हमने, तो हमें क्या करना है, फिर हमें चेक करना है। और चेक कौन से क्लॉज करेंगे, 9 नंबर क्लॉज में हमें चेक करना है। और चेक क्या क्या करेंगे, ऑडिट करके चेक करेंगे, प्रोसेस ऑडिट से चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑडिट से चेक करेंगे, रिवैलिडेशन से चेक करेंगे, लेआउट से चेक करेंगे, टेस्टिंग प्लान से चेक करेंगे, फोरेन से चेक करेंगे, देन हमारे कैलिब्रेशन से चेक करेंगे, हम वैलिडेशन से चेक करेंगे। फिर हमने चेक करना है क्या, MRM से चेक करेंगे, MIS से चेक करेंगे, डेली डेटा मॉनिटरिंग से चेक करेंगे।
सुपरवाइजर चेक शीट से चेक करेंगे और ये चेक करने का तरीका है। और चेक करने के बाद हमें क्या आएगा, वही वाई 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 वाई, और ये 5 वाई करने के बाद हमें क्या फाउंड होगा, रूट कॉज। और रूट कॉज जब हमें फाउंड होगा तो रूट कॉज के बाद क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और जब हम एक्शन लेंगे तो एक्शन लेने के बाद हमें क्या करनी पड़ेगी, उसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, उसका प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए। और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उस एक्शन के लिए, और उस एक्शन के लिए अवेयर करेंगे तो हमें उनका फीडबैक लेना पड़ेगा। और जब फीडबैक आएगी तो फीडबैक को फिर से एनालाइज करेंगे, और फिर से एनालाइज करने के बाद फिर से वही काम प्लान करेंगे, डू चेक करेंगे, चेक करेंगे, एक्ट करेंगे। तो देखिए साहब, हमने आपको 3 मेन क्वेश्चन बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ आईटीएफ, व्हाट आर न्यू रिक्वायरमेंट इन आईटीएफ, और क्लॉज वाइज डॉक्यूमेंटेशन इन प्लांट। अभी क्लॉज वाइज डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, इंटरव्यू की तैयारी करें। थैंक यू सो मच। और ज्यादा डिटेल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आइए, बहुत सारी वीडियो है, देखिए और पास हो जाइए। बाय बाय।